नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज का जो प्रश्न है यह एंटरप्रेन्योर्स को हेल्पफुल होने वाला प्रश्न है कि जो युवा उद्यमी आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या ऐसा जिनागम का एक सूत्र है जिससे हम एक एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कि जो युवा उद्यमी है जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे युवा आते हैं प्रश्न लेकर के कि मेरे पास फंड्स नहीं है, मैं शुरू तो करना चाहता हूँ, और जो उनके आइडियाज़ होते हैं उसको निवेशकार भी मिल जाते हैं, पर सवाल ये होता है टीम कैसे बनाएं, टीम को मैनेज कैसे करें। कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस मैं भी फेस कर रहा हूँ मेरे अपने स्टार्टअप में। तो क्या ऐसा कोई जिनागम का सूत्र है जो हम समझे आपके मुखारबिंद से और उससे एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाए? नमोस्तु गुरुदेव। जिनागम में इन बातों का भी उल्लेख है। आचार्य सोमदेव सूरीकृत एक बड़ा ग्रंथ है, नीति वाक्यामृतम। उसका एक अधिकार है अर्थ समुद्देश। मैं समझता हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा आधार है, उसमें बहुत सारे सूत्र हैं। मैं सभी व्यवसाय जगत में कार्य करने वाले और उस क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले खासकर युवाओं से उसके संदर्भ की 4 बातें आपसे कहूँगा। पहले भी मैंने अपने प्रवचनों और शंका समाधान के माध्यम से ये बात कही है, आज तुम्हारे सवाल के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहला काम, ओवर एस्टिमेट बिजनेस कभी मत करो। जितनी चादर उतनी पैर। आज के युवा इसी कारण परेशान हैं कि सब ओवर एस्टिमेट काम कर रहे हैं, क्षमता से बड़ा, और बड़े बड़े कंसल्टेंट सब्ज बाग दिखाते हैं भांति भांति के, और वे उनके सब्ज बागों में फंसते हैं और उलझ करके रह जाते हैं। ये बात सदैव ध्यान में रखना कि हर चीज़ कैलकुलेशन से नहीं चलती। वो यदि फेल हो जाए तो कई बार लेने का देना पड़ जाता है। मैं एक ऐसे युवक को जानता हूँ जिनका कपड़े की प्रोसेसिंग का बड़ा काम था। चार भाइयों का परिवार। पिता ने 3 भाई को रनिंग फैक्ट्री दी और चौथे को कुछ कैश दिया और एक प्रॉपर्टी दी, यह कहकर कि तुम्हारे पास योग्यता है, तुम कर लोगे, अनुभव है, तुम कर लोगे। निश्चित उसके पास अनुभव था, योग्यता भी थी, पर उसके मन में एक महत्वाकांक्षा जगी कि मुझे बड़ा काम करना है। उसने जापान से 40 करोड़ की मशीन उठा ली। उसके पिता ने उसे कुल 7 करोड़ दिया था। 40 करोड़ बैंक से फाइनेंस कराया। 3 महीने में पूरी फैक्ट्री को सेट कर दिया, पर पॉल्यूशन का क्लियरेंस लेने में 4 बरस लग गए। 40 करोड़ के ब्याज में वो दब गया। लाखों का दान करने में तत्पर रहने वाला व्यक्ति 10-5 हज़ार के लिए भी मोहताज हो गया। वो आके कहता है कि अगर मैं कुछ नहीं करता, केवल ट्रेडिंग करता, तो इससे कई गुना कमा लेता। ऐसा एक नहीं, अनेक प्रसंग है। तो मैं युवाओं से ये कहूँगा, आज सुबह भी कहा था, एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ो, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी मत करो। आजकल लोग चाहते इंस्टेंट नहीं,
साफ लिखा है, ओवर एस्टिमेट काम नहीं करना। दूसरा, कर्जदार को कर्ज मत देना। जो कर्ज से लदा है वो तुम्हें कितने भी ब्याज का प्रलोभन दे, तुम उसको पैसा मत देना। उसको पैसा देने का मतलब डूबते हुए जहाज पर सवार होना। वो खुद डूबेगा और तुम्हें भी डुबा के छोड़ेगा। कभी मत देना। अक्सर लोग प्रलोभन में फंसते हैं। जो तुमसे मोटी रकम ब्याज में देने को तैयार हो वो सही व्यापारी है ही नहीं। कहावत है, बनिया ब्याज लेता है, ब्याज देता नहीं है। ब्याज दे रहा है तो सही बनिया नहीं है। उसको कभी देना मत। दो तो ये मान के देना कि मैं खैरात दे रहा हूँ, पैसा आने वाला नहीं है। और मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो ऐसे लोगों के चक्कर में फंसकर अपनी सारी जमा पूंजी गंवा बैठे। और लोगों के पास तो गए सो गए, चिट फंड की जितनी कंपनियां हैं वो भी यही करती। इसका निषेध किया। तीसरी बात, ओवर बर्डन काम मत करो। अर्थात व्यापार उतना ही करो जितना तुम सहज भाव से संभाल सको। अगर व्यापार इस तरह का हो गया कि तुम जकड़न का अनुभव करो, अपने रोटी खाने का भी वक्त न निकाल पाओ, शरीर के स्वास्थ्य को भी न संभाल पाओ, मन की शांति को भी न बना पाओ, परिवार का प्रेम भी न बचा पाओ और धर्म कर्म के लिए भी समय न निकाल पाओ, ऐसा व्यापार करने का कोई औचित्य नहीं। व्यापार करो पर व्यापार को अपने ऊपर कभी हावी मत होने दो। सदैव व्यापार पर हावी रहो, ये बात उसमें। और चौथी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं आप सबसे कहता हूँ, आप इसे अपनाना और अपने बच्चों को समझाना। लगातार नुकसान होने लगे तो निवेश रोक दो, ट्रांजैक्शन बंद कर दो। नुकसान पर नुकसान हो रहा है तो समझ लो अभी मेरा दिनमान सही नहीं है। इस समय मैं जो करूँगा वो गड्ढे में ही जाएगा। हाथ पर हाथ बांध कर रख दो। आप देखो जितने लोग दिवालिये होते हैं ना, उनके अंदर झांक कर देखोगे तो पाओगे कि वे उनमें ज़्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे जिनको लॉस हुआ, वो लॉस कवर करने के चक्कर में बड़ा गेम खेले और लॉस कवर करते करते खुद ही कवर हो जाते हैं। लिखा है, एक आध बार किसी पॉलिसी के गलत होने से नुकसान होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहां हाथ डाल रहे हो नुकसान हो रहा है, जहां हाथ डाल रहे हो नुकसान हो रहा है, संभल जाओ, घर बैठ जाओ, भगवान का भजन करो। तो इन बातों को अगर अपना लिया जाए तो बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, व्यापार करो और व्यापार के दो मॉडल हैं। एक पारंपरिक व्यापार और एक नया व्यापार। सबसे पहले व्यक्ति को अपने पारंपरिक व्यापार में सहभागिता देकर अपने पुण्य की परीक्षा करनी चाहिए। अगर मैं अपने पारंपरिक व्यापार में सफल हो रहा हूँ, उसमें हाथ बटा रहा हूँ,
तो इसका मतलब मैं कहीं भी कुछ कर सकता हूँ, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। फिर धीरे 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 नई दिशा में जाइए। और एक बात और ध्यान में रखने का है, बिजनेस के दो मॉडल हैं, पारंपरिक व्यापार के और नए व्यापार के। नए व्यापार करने वालों में 10% लोग भी सफलीभूत नहीं होते, थोड़े ही लोग होते हैं। और पारंपरिक व्यापार में लगभग सभी सफल होते हैं। वे ही विफल होते हैं जिनकी नीति या नियत गलत होती। तो पारंपरिक व्यवसाय के प्रति लगाव होना चाहिए और उसमें भी नए विस्तार का प्रयत्न करना चाहिए। आजकल के बच्चों में एक बात देखने में मिलती है, पापा हम आपके बिजनेस में शामिल नहीं होना चाहते, हमें अलग करना, हमें अपना करना है। और कई कर्म फूटे ऐसे होते हैं जो माँ बाप के पैसे को डुबा के वाकिर फिर उन्हीं के पास आके बैठते हैं। होता है, अभी भी इस सभा में पूछेंगे तो ज़्यादा बच्चों की यही बात आएगी, आपका काम नहीं, आपसे अलग करेंगे। अरे बाप से अलग होकर जाओगे कहाँ? शुरुआत यहाँ से करो, फिर विस्तार करो, तो ये सबसे अच्छा रास्ता है। बने बनाए ट्रैक पर गाड़ी दौड़ाना बड़ा आसान है, नए ट्रैक चला बनाकर गाड़ी बनाने में सारा समय ट्रैक जमाने में लग जाएगा। इसलिए इन बातों को आप समझिए, ये सब बातें हमारे शास्त्रों में हैं। अब आप लोगों को मुश्किल है कि पढ़ने का समय नहीं, तो तुम पढ़ने का समय नहीं निकाल सकते, मत निकालो। शंका समाधान सुनने का समय निकाल लो, एक साथ सब मिल जाएगा और लाभ तो आपको मिल ही रहा है। यहाँ सब तरह के लोग आते हैं और काम करते हैं। बंधुओं, ये राज अभी आप सबके बीच है, मैं थोड़ा सा समय लूँगा। कल इससे बातचीत हुई, एक ऐसा युवा जो इतनी कम उम्र में भारत का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, ऑटोमोबाइल में। कल आपने इनका परिचय सुना। जब मैंने इसकी जर्नी की कहानी सुनी, मैं चाहूँगा राज अपने मुख से ही 2 मिनट में अपनी बात को कह दे, ताकि यहाँ रहने वाले अभिभावक भी कुछ सीख ले। आप अपने बच्चों को जितनी लिबर्टी देंगे, बच्चा उतना कमज़ोर होगा, और बच्चे को जितना संघर्ष के लिए तैयार करोगे, बच्चा उतना मजबूत होगा। तुम 2 मिनट में अपनी छोटी सी कहानी सुना दो, दादाजी वाला, पिताजी वाला, बताओ। दादाजी। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत ध्यान से सुनिए। हाँ, तो बंधुओं, मेरी उम्र करीब 12 वर्ष की थी और उस समय घर वालों ने साइकिल दिया था आवागमन के लिए। और सभी को सहज पता है कि 12 वर्ष की उम्र में लाइसेंस नहीं होता है, और दूसरा एक चैलेंज होता है, कमाता नहीं है। अब मेरी 12 वर्ष की उम्र थी और पिताजी से हमने कहा कि पापा स्कूटी दे दो, चलाने को सक्षम है हम चला लेंगे इसको। पिताजी ने कहा कि भाई तुम कमाते नहीं हो, तेल का पैसा कौन देगा, और दूसरा तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, एक्सीडेंट कर दिए तो उस वक्त हमको साइकिल दिया गया। साइकिल से हम आते जाते थे। अब सोचा कि भाई इसको कैसे एफर्टलेस बनाया जाए, कैसे बिना पेडल लगाए आसानी से चलाया जा सके। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और जिज्ञासा का समाधान एक आविष्कार को जन्म देता है। हमारी एक जिज्ञासा थी कि कैसे इसको एफर्टलेस बनाया जाए, और हमने उसी साइकिल को इलेक्ट्रिक बनाया। बनाने के लिए वित्तीय सहायता ज़रूर चाहिए। हम बनिया हैं, जैन हैं, बचपन से बचत सिखाई जाती है। पहली बर्थडे से लेकर के 12वीं बर्थडे तक का जो भी बचत था, दिवाली का, इधर उधर का, करीब 28-30 हज़ार रुपये के आसपास इकट्ठा हुआ था। और बाद में जब हमें ज़रूरत आई तो बचत का उपयोग किया हमने उस साइकिल को इलेक्ट्रिक बनाने में। तभी हमने पिताजी से 8,000 की डिमांड की कि पिताजी हमें 8,000 चाहिए। तो पिताजी ने सहजता से पूछा कि क्यों चाहिए, क्योंकि 12 साल का एज था। आज हम समझ पाते हैं उसको, आज 23 साल का एज है, कि क्यों वो सवाल पूछा गया था।
तो हमने भी जवाब दे दिया, थोड़ा गलत जवाब दिया, बहुत सीखने को मिला। हमने कहा अरे 8,000 में क्या पूछना, 8 नोट आते हैं, 1,000 के नोट, और घर में देखते हैं व्यापार कि भाई नोट तो आते जाते रहते हैं। तो पिताजी से कहा कि बस इतना ही तो है। पिताजी ने भी अच्छे से जवाब दिया, कहा एक काम करो 8,000 कमा लो, 80,000 चाहिए तो बाप बैठा है आके ले लेना। हम बोले ये भी ठीक बात है। हम जोश में निकल गए कि चलो नौकरी मिल जाएगा, नौकरी करके कमा लेंगे। 12 साल का एज था, हमें लगा कि दुनिया देख लिया, बहुत कुछ कर लिया, मोबाइल हाथ में आ गया था। तो हम गए किराने की दुकान पे नौकरी के लिए। किराने की दुकान पे जब नौकरी के लिए गए तो सवाल पूछा गया कि भाई 1 किलो दाल का अगर 100 रुपये है तो 1.5 किलो दाल का कितना होगा। तो हमने कहा भाई तुम्हारा सवाल ही गलत है, दाल तो लीटर में आना चाहिए। अब वो बताए कि भाई तुम नौकरी के काबिल नहीं हो, निकलो यहाँ से। हम गए कुछ और जगह, चाय का दुकान पे नौकरी मिला। भगवान की, गुरुदेव की आशीर्वाद से हमारा 200 साल पुराना व्यवसाय है पिताजी का। दादाजी अध्यक्ष हैं वहाँ मंदिर में। और गांव में नौकरी की तलाश करते हुए जाना एक अलग ही अनुभूति देता है। अब चाय वाले ने नौकरी दे दी 4,000 रुपये महीने की तनख्वाह में, सुबह 9 से रात के 9। अब घर जाके पिताजी को एकदम कड़क होके बोले पापा आपका पैसा नहीं चाहिए, हमारा नौकरी सेट हो गया है। बच्चों ये ध्यान से सुनना आपके लिए। तो हम सोचते हैं कि भाई हमारा है, हम बोलते हैं साइकिल हमारी है, शर्ट हमारा है, पेंट हमारा है, बुक्स हमारे हैं, क्योंकि बुक के ऊपर आपका नाम लिखा रहता है। अब सभी के माता पिता अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट कंट्रीब्यूशन देते हैं आपको पढ़ाने के लिए। हम सोचते हैं कि नहीं इनको ये दे दिया वो दे दिया। हमारे पिताजी ने हमें पढ़ाने के लिए बहुत अच्छे स्कूल में रखा था। तब करीब 2012-13 की बात है। सालाना फीस 1.5 लाख रुपए था, सिर्फ स्कूलिंग की फीस थी। और उसके तत्पश्चात दूसरे भी खर्चे होते हैं जब महंगी स्कूल में आप पढ़ाई करते हो। तो करीब पिताजी ने बताया कि 3-1 लाख रुपए तुम्हारा खर्चा है सालाना, तो महीने के हो गए 25,000। तो भाई जो तुम्हारी लायकात है, गुजराती में शब्द है लायकात, कि भाई जो तुम्हारी कैपेबिलिटी है वो है कमाने की क्या 4,000 रुपये। जब हम नौकरी की तलाश में गए हमें पता भी नहीं था कि हमें कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। और पिताजी कितना खर्चा कर रहे हैं अपने पे, 25,000 रुपये हर महीने का। किसी के पिताजी 10,000 खर्चा कर रहे होंगे, किसी के पिताजी 5,000 खर्चा कर रहे होंगे। थोड़ा बहुत सेल्फ इवेल्यूएशन करना चाहिए हमें कि एक बार मन खोल के एक नौकरी की तलाश में जाएं आप, और पता लगाए कि आपका अपना वैल्यू क्या है और आपके माता पिता आप पे कितना खर्च कर रहे हैं, समय, साधन और संसाधन। आपको पता चल जाएगा कि वो कितना हार्डवर्क करके आपको ये लाइफस्टाइल दे रहे हैं। उसके बाद जब पिताजी ने मना कहा हमें समझ में आ गया। पिताजी ने कहा बेटा एक काम करो, बनिया है हम, 2 महीने तो तुम्हें लगेंगे 8,000 कमाने में, तो एक काम करो 2 महीने का फीस है 50,000 रुपये तुम्हारा, 25 और 25, तो 50 दे दो, बाकी तुम कमाओ जो कमाना है वो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सारा एंटरप्रेन्योरशिप ठंडा हो गया कि जो ये युवा उद्यमी वाला था कि स्टार्टअप करेंगे, सब ठंडा हो गया। उसके बाद में दादाजी के पास जाता है पोता। दादाजी को मैंने कहा कि दादाजी हमें 8,000 चाहिए, आप क्या मदद कर पाएंगे। तो दादाजी ने पूछा मैं क्यों करूं मदद। तो मैंने कहा दादा आप तो पूरे गांव को पैसा देते हो, और जैसे गुरुदेव ने भी कहा कि बनिया वो नहीं जो ब्याज दे, वही सेम चीज़ दादाजी ने कहा। दादाजी को हमने कहा कि दादा 1% लेते हो, मैं 2% दूंगा। दादा ने कहा भाई हम सिक्योर्ड बिजनेस करते हैं, बनिया आदमी है, आप सोना चांदी कुछ भी अपने नाम का हो लेके आ जाओ। हम घर गए, बुक्स लाए, अपना बैग लाए, साइकिल लाए और सब दादा को थमा दिए, और एक बिल का कॉपी भी लेके आए हाथों हाथ कि भाई ये देख लो कीमत करीब 15,000 के आसपास है और 8,000 का लोन चाहिए हमको इस पे, और 2% ब्याज भी देंगे। दादा ने कहा बेटा इसका बिल है, बिल के ऊपर नाम लिखा है शैलेश भाई विपिन भाई मेहता। ये तो शैलेश भाई है, तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बोला हम राज मेहता है। तो बोला नहीं तो आप मालिक नहीं हो, आपको कैसे मिलेगा। तो दादा ने बोला 1 दिन का टाइम लो और सोचो तुम्हारा क्या है। दूसरे दिन हाथ सर पे रख के सोचे तो भी अपना कुछ पाया नहीं। पता चला कि जो कपड़ा है, शरीर है, सब माता पिता द्वारा दिया गया है, अपना कुछ नहीं है। हम सोच लेते हैं मेरा साइकिल, मेरा ये रियलाइज जब हो जाता है तो काफ़ी समय बीत जाता है। आज के समय में मुझे गुरुदेव के आशीर्वाद से सही समय पे ये समझ मिल गई, और आज मौका मिला कि इस माध्यम से मैं आप लोगों को भी ये बता रहा हूँ। गुरुदेव के चरणों में नमन। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। नमस्ते। देखिए इनकी जो कहानी है किसी व्यक्ति को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा आधार। जिस परिवार की के साथ ये जुड़े हैं, इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की दृष्टि से देखा जाए
तो इनके लिए 8,000 रुपये की कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन मैं समझता हूँ इनके माता पिता ने, इनके दादा ने इस व्यक्ति के सामने जो सवाल खड़े किए, इस व्यक्ति को अभाव का एहसास करने का अवसर दिया, उसी ने इसे मजबूत बनाया। और साथ साथ इसे माँ बाप की अहमियत का भी एहसास हुआ। आप अपने बच्चों से जो मांगो वो दोगे तो बच्चों को कमज़ोर बनाओगे, और बच्चों से मांगने के पहले उसे उनकी अपनी असलियत का एहसास कराओगे तो मजबूत बनेगा। मैं यही आप सबसे कहना चाह रहा था। मनुष्य की सफलता का ये सबल आधार।